हेलो फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अभी, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने पूछा है कि विद द रेफरेंस ऑफ द टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। सेकंड है, the properties held benami are liable for confiscation by government. Third है, the act provides for 3 authorities for investigations but does not provide for any appellate mechanism. और इसमें पूछा है which of the following statements given above is are correct. तो अब हम देखते हैं इसमें सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि अगर आपको इसमें थोड़ा कम नॉलेज होगा या आपको इसमें कुछ आइडिया नहीं होगी, फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो लॉजिक के थ्रू, जो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहला है अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखिए, जो बेनामी ट्रांजैक्शन रहता है उसमें कभी ओनर तो खुद डिक्लेयर करेगा नहीं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि बेनामी का मतलब ये है कि वो एक तो ब्लैक मनी से आया, नहीं तो करप्शन से आया। तो पहला स्टेटमेंट हम लॉजिकली मानेंगे कि ये सही नहीं है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला है प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट। ये तो सीधी सी बात है कि अगर जो भी बेनामी प्रॉपर्टी है जिसका कोई सोर्स नहीं है, प्रॉपर या लीगल सोर्स नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो ये आंसर सही है लॉजिकली। अब थर्ड देखते हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। देखिए, इसके बारे में हमें पता नहीं कि इसमें अथॉरिटीज़ कितनी है, लेकिन जो उसमें बाद में जो बोला है कि डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। देखिए, कोई भी केस रहेगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल रहता ही है। एक तो ट्रिब्यूनल रहेगा, नहीं तो वो जो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट किया है गवर्नमेंट ने, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अपीलेट मैकेनिज्म नहीं होना ये तो निश्चित ही गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखिए, हमने लॉजिकली सॉल्व किया है, हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी हम बता सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे 3 और 1 है वो हम इसमें मार्क नहीं करेंगे। देखो, ऑप्शन ए में ओनली 1 है तो वो भी गलत है। ऑप्शन बी में ओनली 2 है तो देखिए ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी में 1 और 3 है, देखो दोनों गलत है, 1 भी गलत है, 3 भी गलत है। और ऑप्शन डी में 2 और 3 है, हमें पहले ही पता है कि 3 भी गलत है, इसीलिए जो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बी ओनली 2। तो इस हिसाब से हम हमारा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास इसका नॉलेज थोड़ा कम भी होगा तो आई होप मैंने जो आपको कहा है कि अप्रोच कैसे रखना चाहिए प्रीलिम में क्वेश्चन सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, और ध्यान से जब हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं और उसको लॉजिकली उसको कंक्लूड करते हैं, उस हिसाब से हम हमारे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे आपके पास नॉलेज कम हो, लेकिन आप लॉजिकली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस बार प्रीलिम में अच्छा स्कोर लाइए।